तो आपने इससे पहले जो है कोणीय संवेग पढ़ा था ना, तो अब कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पढ़ेंगे। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। तो वैसे आपने कोणीय संवेग जो पढ़ा था वो होता है J बराबर, क्या कहते हैं, J बराबर I इंटू ओमेगा, यानी कि किसी भी कोई पिंड है उसके जड़त्व आघूर्ण और उसके कोणीय वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। जैसे आपका संवेग होता था ना, संवेग क्या होता था, संवेग होता था P बराबर m इंटू वी, रेखीय संवेग। स्ट्रेट लाइन मोशन में रेखीय संवेग आएगा और सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में कोणीय संवेग आएगा, ठीक है। तो जैसे J इक्वल टू I इंटू ओमेगा होता है, वैसे P इक्वल टू m इंटू वी, यानी कि रेखीय संवेग आपका आता है किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम रेखीय संवेग कहेंगे। सिमिलरली कोणीय संवेग J इक्वल टू I इंटू ओमेगा, यानी कि किसी भी पिंड के जड़त्व आघूर्ण और उसके कोणीय वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे, कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग परिवर्तन की दर हम निकालते हैं, तो कोणीय संवेग परिवर्तन का मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है कोणीय संवेग, ठीक है। इसकी दर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि कोई वस्तु अगर घूम रही है तो घूमती हुई वस्तु में एक बल आघूर्ण लगता है ना। बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है, I इंटू ओमेगा, सॉरी टाउ इक्वल्स टू F इंटू R होता है ना। और दूसरा टाउ का फॉर्मूला एक और होता है, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध क्या होता है, क्या, हाँ I इक्वल्स टू, नहीं, टाउ इक्वल्स टू I इंटू एल्फा। ये रिलेशन होता है किसके बीच, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बीच, यानी कि टाउ इक्वल्स टू I इंटू एल्फा। टाउ है बल आघूर्ण, I है जड़त्व आघूर्ण और एल्फा है कोणीय त्वरण, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन होता है। अब हमने जो है ये आपका क्या है, एल्फा क्या है, एल्फा को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण, ठीक है। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, यानी कि कोणीय वेग डी ओमेगा बाई dt हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर डी ओमेगा बाई dt हम एल्फा को लिख सकते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I डी ओमेगा बाई dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कोणीय J बराबर कितना होता है, कोणीय संवेग J बराबर कितना होता है, I इंटू ओमेगा। अब हम कोणीय संवेग परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, है ना। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर टाइम से रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि इसको हम dJ अपॉन dt लिख सकते हैं, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें कितना परिवर्तन हुआ इस कोणीय संवेग में, dJ अपॉन dt इक्वल्स टू I, ये हो जाएगा d ओमेगा बाई dt, ठीक है। dJ अपॉन dt इक्वल्स टू I d ओमेगा बाई dt हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन 1 और 2 में जो आपके राइट हैंड साइड है वो इक्वल है ना, तो आपका टाउ dJ अपॉन dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाउ, ठीक है। तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, उस वस्तु पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। दिस इज सेम एज जो आपका न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है, यही होती थी ना। यानी कि वहां पे आता था संवेग परिवर्तन की दर dp अपॉन dt इक्वल्स टू f। ये न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, है ना। तो ये आपका जैसे ये है वैसे ही संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। ये है आपका कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। क्लियर हुआ ना। अब इसमें कोणीय संवेग परिवर्तन की दर आपका आया था dJ बाई dt इक्वल्स टू टाउ, ये आया था ना। अब इसमें पढ़ेंगे हम कोणीय संवेग
संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये है कि कोई भी वस्तु किसी अक्ष के परितः अगर घूम रही है तो उसमें एक बलाघूर्ण लगता है ना, लेकिन उस बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में जो कोणीय संवेग होता है वो नियत रहता है। यही कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम है, यानी कि J क्या रहता है, नियतांक। J बराबर नियतांक। J आपका है कोणीय संवेग। तो अगर बलाघूर्ण अनुपस्थित रहेगा, किसी भी वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रही है तो उसका उसमें अगर बलाघूर्ण अनुपस्थित रहेगा तो उसके लिए J बराबर कितना हो जाएगा, नियतांक। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर कितना है, dJ/dt इक्वल्स टू टाउ, है ना। तो अब बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, बल आघूर्ण की अनुपस्थिति का मतलब बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, यानी कि टाउ कितना हो जाएगा, 0। बल आघूर्ण नहीं है तो टाउ 0 हो जाएगा, है ना। तो टाउ बराबर 0, तो dJ/dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से J इक्वल्स टू नियतांक। ठीक हो गया। अगर dJ/dt अगर 0 है तो इसको अगर हम J लिखेंगे तो J बराबर कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन है तो J बराबर क्या आता है, नियतांक आता है। यही क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब इसको हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल से, इससे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे माना एक आपके पास एक नली है, सपोज ये नली है। ठीक है, इस टाइप की एक नली है, यहाँ से भी इसमें होल है और यहाँ से भी होल है। ठीक है, इसमें एक धागा बांधते हैं। ठीक है, इसमें अगर एक धागा बांधेंगे, धागा बांधने के बाद उसके एक सिरे को एक बॉल से हम अगर बांधे, दूसरा सिरा यहाँ पकड़े हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये एक सर्कुलर मोशन करेगा ना, वो धागे के सहित इस टाइप का, जैसे ये है ना, ये आपका एक नली है। ठीक है, ये नली है, ये नली में यहाँ पे इसमें एक आपने एक क्या बांधा है, एक छोटी सी बॉल बांधी है। ठीक है, तो ये बॉल बांधी है तो ये कैसे मोशन करेगी, इस टाइप से मोशन करेगी, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो इस टाइप से मोशन करेगी, यानी कि एक रोटेशनल मोशन करेगी। ठीक है, यहाँ धागा यहाँ से नीचे को है। ठीक है, अब अगर क्या करते हैं हम इस धागे को यहाँ से खींच के, ठीक है, यहाँ से खींच के उसकी त्रिज्या हम कम कर देते हैं। सपोज यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचेगा तो ऐसे 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 मोशन करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो वो धागा ऐसे बॉल ऐसे मोशन करेगी तो उसकी त्रिज्या क्या हो गई, कम हो गई ना। त्रिज्या कम हो जाएगी तो घूर्णन अक्ष के पास हो जाएगा ना, तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जड़त्व आघूर्ण कम होगा तो उसका वेग, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मोशन कर रहा है, अगर उसको हम थोड़ा सा उसकी त्रिज्या को कम कर दें, यानी कि घूर्णन अक्ष के पास ले आए उसे, तो वो और तेज तेज घूमने लगती है। क्यों, क्योंकि उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है और कोणीय वेग बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। तो जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा तो कोणीय वेग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, कोणीय वेग बढ़ेगा तो वो तेज तेज घूमेगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा एक, जैसे आपने देखा होगा, माना कोई आदमी है, ठीक है, हाथ में उसने वो लिए हैं जो वेट उठाने वाले होते हैं ना, वेट लिफ्ट उठाने वाले होते हैं ना, पकड़े, क्या बोलते हैं उनको, डंबल बोलते हैं ना। तो डंबल अगर पकड़े हैं उसने, डंबल पकड़ के अगर हाथ फैला के वो घूम रहा है, ठीक है, किसी घूमती हुई टेबल में वो खड़ा है ना, घूमती हुई टेबल में अगर खड़ा है
और उसने हाथ में अपने डंबल पकड़े हैं और अगर अपने हाथ को फैलाएगा, ठीक है, हाथ फैलाएगा तो घूर्णन अक्ष से क्या हो जाएगी, दूरी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ज्यादा होगी तो उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, है ना, जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका कोणीय वेग कम होगा, है ना। अब अगर वो उनको डंबल को ऐसे अपने हाथों को समेट लेता है ना, डंबल को ऐसे समेट लेता है तो वो टेबल जो है बहुत तेजी से घूमने लगती है ना। क्यों? क्योंकि तेजी से घूमने का कारण क्या है, उसमें जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसके अलावा जो बर्फ में स्केटिंग करते हैं ना, स्केटिंग करते हैं तो बर्फ में स्केटिंग करते समय भी आपने देखा होगा, कभी पिक्चर्स में, वीडियोस में आप देखना क्या होता है, वो अपने हाथ फैलाते हैं, कभी ऐसे हाथ करते हैं, क्यों? क्योंकि अपने जो मोशन है उसमें चेंज करने के लिए, ठीक है, अपने वेग में परिवर्तन करने के लिए वो ये सब करते हैं कि जड़त्व आघूर्ण कम कहाँ पे घटाना है, कहाँ पे बढ़ाना है। क्लियर हुआ? तो ये आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है और उसके कुछ एग्जाम्पल सहित मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है ना? नोट कर लो सर।